क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के ओकिनावा जैसे छोटे से द्वीप में लोग 100 साल से भी ज्यादा क्यों जीते हैं? उनकी सेहत, ऊर्जा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का रहस्य छुपा है एक शब्द में, इकिगाई। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जिसका अर्थ है जीवन का उद्देश्य या वह कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि एक ऐसा जीवन कैसे जिया जाए जो लंबा हो, लेकिन सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि सार्थक, आनंददायक और शांतिपूर्ण भी हो। इस पुस्तक में ओकिनावा के दीर्घजीवी लोगों की कहानियां, उनके जीवन शैली के रहस्य और वैज्ञानिक शोध का अद्भुत संगम मिलता है। यह हमें याद दिलाती है कि छोटी छोटी आदतें, सच्चे रिश्ते और रचनात्मक काम ही असली सुख का रास्ता हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, अपने इकिगाई को खोजने की यात्रा। अध्याय 1, इकिगाई। उम्र बढ़ने के साथ युवा बने रहने की कला। क्या आपने कभी सुबह उठते ही किसी खास कारण से उत्साहित महसूस किया है? वो खास उद्देश्य जो आपको जीवन में ऊर्जा देता है, वही है आपका इकिगाई। जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग, जो दुनिया में सबसे अधिक उम्र तक जीने के लिए जाने जाते हैं, उनके पास है एक रहस्य, उनका इकिगाई। यही उनका वो जीवन दर्शन है जो उन्हें हर दिन एक नया उत्साह देता है। इकिगाई शब्द जापानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इकी का अर्थ है जीवन और गाई का अर्थ है मूल्य या योग्यता, यानी जीवन का मूल्य। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा कारण छिपा होता है जिसके लिए वह हर सुबह उठता है, वही कारण उसका इकिगाई बनता है। लेकिन यह इकिगाई सिर्फ एक नौकरी या पेशा नहीं होता। यह तो जीवन का वह सार है जो आपके भीतर गहराई से जुड़ा होता है। यह वो चीज है जो आपको आनंद देती है, उद्देश्य देती है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही इकिगाई ओकिनावा के लोगों को इतनी लंबी उम्र तक न केवल जीवित रखता है बल्कि उन्हें स्वस्थ, सक्रिय और प्रसन्न भी बनाए रखता है। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरायस ने ओकिनावा के एक गांव ओगिमी का दौरा किया। यह गांव विश्व प्रसिद्ध है, वहां रहने वाले सैकड़ों बुजुर्गों के लिए जो 90 से ऊपर की उम्र में भी पूरी तरह सक्रिय हैं। लेखक जब इन बुजुर्गों से मिले तो उन्होंने एक बात साझा की, वे सभी हर दिन किसी न किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं। कोई बागवानी करता है, कोई कविता लिखता है, कोई चाय की दुकान चलाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, वे कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उनके लिए रिटायरमेंट कोई विकल्प ही नहीं है। वे मानते हैं कि जब तक आप जीवित हैं, तब तक आपके पास योगदान देने की क्षमता है। यही भावना उन्हें हर दिन सक्रिय बनाए रखती है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में, विशेषकर पश्चिमी देशों में, लोग एक खास उम्र के बाद खुद को काम से बाहर मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब उनका कोई उद्देश्य नहीं बचा। लेकिन ओकिनावा के लोग इसका बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। उनका मानना है कि उम्र बढ़ना एक अवसर है, न कि बोझ। जब लेखक ने उनसे पूछा, आपका इकिगाई क्या है, तो उन्हें इतने सारे प्रेरणादायक उत्तर मिले कि वे चकित रह गए। किसी ने कहा, मेरी मछलियां, किसी ने कहा, हर दिन अपने पोते को स्कूल छोड़ना, तो किसी ने कहा, बांसुरी बजाना। कोई छोटा या बड़ा उद्देश्य नहीं होता, बस वह उद्देश्य आपके दिल के करीब होना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या इकिगाई कोई एक चीज है जो पूरी उम्र चलती है? जवाब है नहीं। इकिगाई समय के साथ बदल सकता है। बचपन में आपका इकिगाई पढ़ाई हो सकता है, युवावस्था में करियर और उम्र बढ़ने पर समाज सेवा या परिवार की देखभाल। इस अध्याय में एक और बेहद जरूरी विचार सामने आता है, लंबी उम्र के लिए तनाव से मुक्ति। ओकिनावा के लोग कभी जल्दबाजी में नहीं होते।
वे हर काम को पूरी सजगता से करते हैं, चाहे वो चाय बनाना हो, खाना पकाना हो या फिर घर की सफाई। उनका हर कार्य एक प्रकार की ध्यान साधना बन जाता है। वे काम के दौरान पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं। यही माइंडफुलनेस या सजगता उन्हें मानसिक शांति और स्थायित्व देती है। वे अपना दिन सूरज की रोशनी में शुरू करते हैं, ताजगी से भरे नाश्ते के साथ। वे पारंपरिक भोजन खाते हैं, ताजे फल, सब्जियां, समुद्री शैवाल और बहुत कम मात्रा में मांस। लेकिन सबसे जरूरी बात, वे हर दिन थोड़ा कम खाते हैं, यानी वे पेट भरकर नहीं खाते। इसे कहते हैं हरा हाची बु, जब पेट 80% भर जाए खाना बंद कर दो। यह आदत न केवल उन्हें हल्का महसूस कराती है, बल्कि शरीर को बेहतर तरीके से काम करने का मौका देती है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि सामाजिक जुड़ाव ओकिनावा के जीवन का मूल हिस्सा है। वे मोआई नामक समूहों में रहते हैं, जो उनके दोस्त, पड़ोसी और सहयोगी होते हैं। इन समूहों में सभी एक दूसरे की देखभाल करते हैं, बातें करते हैं, साथ हंसते गाते हैं। यही सामाजिक समर्थन प्रणाली उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देती, जो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अध्याय का अंत हमें इस विचार से जोड़ता है, आपका इकिगाई आपके भीतर ही छिपा है। उसे खोजिए और वह आपको एक लंबे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, हम महसूस करते हैं कि इकिगाई कोई जटिल सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सरल, सुंदर जीवन पद्धति है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को हर दिन सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुबह उठें, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, आज मैं किस उद्देश्य से जी रहा हूँ, और जब इसका उत्तर मिल जाए, तब समझिए आपने अपना इकिगाई पा लिया है। अध्याय 2, एंटी फ्रेजाइल, दबाव में मजबूत बनना सीखिए। क्या आपने कभी कांच को जमीन पर गिरते देखा है? वह तुरंत टूट जाता है, नाजुक होता है, फ्रेजाइल। अब सोचिए, अगर कोई चीज ऐसी हो जो गिरने पर टूटने के बजाय और अधिक मजबूत बन जाए। है न अद्भुत विचार? इसी को कहते हैं एंटीफ्रेजाइल यानी एंटी फ्रेजाइल। लेखक हमें इस अध्याय में एक गहरा और जीवन बदलने वाला सिद्धांत सिखाते हैं। जीवन में कुछ चीजें इतनी लचीली होती हैं कि मुश्किलें उन्हें मजबूत बना देती हैं। ओकिनावा के लोग इसका जीता जागता उदाहरण हैं। यह अध्याय शुरू होता है एक प्रसिद्ध लेखक नसीम तालिब के विचार से, जिन्होंने एंटी फ्रेजाइल शब्द को दुनिया के सामने रखा। वे बताते हैं, फ्रेजाइल चीजें टूटती हैं, रोबस्ट चीजें स्थिर रहती हैं, लेकिन एंटी फ्रेजाइल चीजें कठिनाई से मजबूत बनती हैं। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। जब हम छोटी छोटी असफलताओं से डरते हैं, तो हम अपने आप को मौका नहीं देते सीखने का, बढ़ने का। ओकिनावा के बुजुर्गों से बातचीत में लेखक ने पाया कि उन्होंने जीवन में कभी भी आराम को लक्ष्य नहीं बनाया। उनके लिए हर चुनौती एक अवसर थी, खुद को जानने, समझने और बेहतर बनाने का। अब सवाल उठता है, हम कैसे एंटी फ्रेजाइल बन सकते हैं? पहला रास्ता है छोटे तनावों को स्वीकारना। ओकिनावा के लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा तनाव झेलते हैं, खेतों में काम करना, मछली पकड़ना, बुनाई करना। ये सभी कार्य उनके शरीर और मन को छोटी चुनौतियां देते हैं, जिससे वे समय के साथ अधिक मजबूत हो जाते हैं। दूसरा तरीका है अनुशासन और निरंतरता। वे अपने दैनिक कार्यों में सच्चाई और संकल्प के साथ लगे रहते हैं। सुबह उठना, हल्का व्यायाम करना, दूसरों से मिलना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा है। किसी भी कठिन परिस्थिति में उनका मन डगमगाता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इतना व्यवस्थित बना लिया है कि परिवर्तन भी उन्हें नहीं हिला सकता। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है सीखते रहना।
ओकिनावा में 90 साल की उम्र में भी लोग नए शौक सीखते हैं, जैसे शतरंज खेलना, फूल उगाना या कविता लिखना। वे मानते हैं कि जीवन में सीखना कभी खत्म नहीं होता। यही सतत विकास उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं तनाव और चुनौतियों से कैसे निपटें। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है, तनाव से भागो मत, उससे दोस्ती करो। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी समस्या से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम समाधान की दिशा में बढ़ते हैं। तनाव को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उसे समझना और उसका उपयोग करना, यही बुद्धिमानी है। ओकिनावा के लोग छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर देते हैं। वे कभी भी रिटायरमेंट की अवधारणा को नहीं अपनाते। उनके लिए जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है। यह मानसिकता उन्हें भावनात्मक रूप से स्थिर और खुश रखती है। एक और अनमोल बात इस अध्याय में सामने आती है, सामूहिक सहयोग। जब किसी गांव में कोई परेशानी आती है तो पूरा समुदाय एकजुट होकर मदद करता है। इससे अकेलापन नहीं होता और तनाव भी कम महसूस होता है। अध्याय के अंत में लेखक एक प्रेरणादायक उदाहरण देते हैं, एक 102 वर्षीय महिला का, जो अब भी हर सुबह उठकर अपने बगीचे में काम करती है, हंसते हुए बच्चों को कहानियां सुनाती है और जीवन से प्यार करती है। वह कहती है, मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं उपयोगी हूँ। यही है एंटी फ्रेजाइल सोच। तो इस अध्याय का सार यही है, जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं, उन्हें गले लगाना है। हर छोटी चुनौती आपको तैयार कर रही है किसी बड़े मकसद के लिए। आराम नहीं, उद्देश्य को जीवन का केंद्र बनाइए। मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को रोज थोड़ा मजबूत बनाइए। समुदाय के साथ जुड़िए और एक दूसरे की ताकत बनिए। एंटी फ्रेजाइल बनिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आप लचीले हैं तो आप न केवल इन चुनौतियों को पार करेंगे, बल्कि उनके कारण और अधिक मजबूत भी बनेंगे। अध्याय 3, लोग जो 100 साल से अधिक जीते हैं, दीर्घायु का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, और वह भी बिना अस्पताल के चक्कर काटे, बिना थकावट या बीमारी के? यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनके जीवन के रोजमर्रा के सरल और गहरे रहस्यों का नतीजा है। ओकिनावा के लोग इसे निचिनेची कोरे कोजीत्सु कहते हैं, यानी हर दिन एक अच्छा दिन है। इस अध्याय में हम जानेंगे उन जापानी दीर्घजीवियों के जीवन के वास्तविक अनुभव, उनकी आदतें और वो चमत्कारी दृष्टिकोण जो उन्हें सदियों तक ऊर्जावान बनाए रखता है। सबसे पहले बात करते हैं जीवन की सरलता की। ओकिनावा के लोग अत्यंत सादा जीवन जीते हैं। वे ज्यादा नहीं खाते, ज्यादा नहीं सोते, ज्यादा नहीं बोलते, वे बस जितना जरूरी है उतना ही करते हैं। उनकी दिनचर्या प्रकृति के साथ तालमेल में होती है। वे सूरज उगने से पहले उठते हैं और सूर्यास्त के बाद आराम करते हैं। यह प्राकृतिक घड़ी उनके शरीर को थकने नहीं देती। भोजन की बात करें तो ओकिनावा के लोग हारा हाचिबुक सिद्धांत को मानते हैं, यानी तब तक खाओ जब तक पेट 80% भर जाए। वे अपने पेट को पूरी तरह भरने से बचते हैं। इससे उनका पाचन अच्छा रहता है और शरीर पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। उनका आहार भी बहुत संतुलित होता है, ताजे फल, हरी सब्जियां, टोफू, समुद्री शैवाल, शकरकंद और थोड़ा सा मछली या सोया उत्पाद। वे डिब्बाबंद या प्रोसेस्ड चीजों से कोसों दूर रहते हैं। अब आइए बात करें शारीरिक सक्रियता की। ये बुजुर्ग लोग कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करते, न जिम जाते हैं, न योग क्लासेस, लेकिन वे चलते हैं, बागवानी करते हैं, हाथ से खाना बनाते हैं और हर समय शरीर को गतिशील रखते हैं। वे कभी भी निष्क्रिय नहीं होते।
यही उनकी असली कसरत है। उनकी मांसपेशियां इसलिए नहीं घिसती क्योंकि वे उन्हें हमेशा क्रियाशील रखते हैं। समुदाय से जुड़ाव भी उनकी लंबी उम्र का बड़ा कारण है। वे मुआई नाम की परंपरा निभाते हैं। यह एक छोटी सामाजिक समूह होता है जिसमें दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, गप्पे लगाते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। यह भावनात्मक सहारा उन्हें अकेलेपन से बचाता है। अकेलापन, जैसा कि वैज्ञानिक मानते हैं, एक धीमा जहर है जो उम्र को काटता है। इस अध्याय में लेखक कुछ अविश्वसनीय लोगों से भी मिलवाते हैं, जैसे 102 साल की महिला जो हर दिन अपने बगीचे में काम करती है, या 105 वर्षीय सज्जन जो अभी भी अपने परिवार के लिए लकड़ी काटते हैं। इनसे मिलने के बाद लेखक कहते हैं, इन बुजुर्गों की आंखों में एक खास चमक है, जैसे उन्हें जीवन से अब भी प्यार है। अब बात आती है मानसिक शांति की। ये लोग किसी बात को दिल पर नहीं लेते। वे बहस नहीं करते, तनाव नहीं पालते। उन्हें यह आता है कि जीवन को सरलता और मुस्कान के साथ कैसे जिया जाए। वे हर छोटी चीज में आनंद ढूंढ लेते हैं, चाहे वो सुबह की चाय हो, फूलों की खुशबू हो या बच्चों की हंसी। यही माइंडफुलनेस उनकी उम्र को लंबा बनाती है। वे कहते हैं, आज अच्छा है क्योंकि हम जिंदा हैं। कल अच्छा होगा क्योंकि हम उम्मीद करेंगे। इस सकारात्मक सोच का असर उनकी कोशिकाओं पर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि सकारात्मक सोच हमारे डीएनए को प्रभावित कर सकती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। संसार से जुड़ाव और कृतज्ञता, ये दो भावनाएं इन लोगों के जीवन में गहराई से रची बसी हैं। वे अपने भोजन से पहले धन्यवाद करते हैं। वे सूरज को देखकर मुस्कुराते हैं। उनके लिए जीवन कोई बोझ नहीं, एक उपहार है। जब भी कोई नया दिन आता है, वे कहते हैं, अरिगातो, धन्यवाद। यह दृष्टिकोण ही उन्हें मानसिक रूप से हमेशा तरोताजा और शांत बनाए रखता है। इस अध्याय का सार है, लंबा जीवन कोई रहस्य नहीं है। यह उन छोटे निर्णयों का परिणाम है जो आप रोज लेते हैं। क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। दीर्घायु की कुंजी कोई जादुई गोली नहीं, बल्कि एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय जीवन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी 90 या 100 की उम्र में उसी उत्साह से मुस्कुराएं जैसे ओकिनावा के बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, तो अपनाइए उनका जीवन दर्शन। पेट भरने से पहले खाना बंद कीजिए। हर दिन थोड़ा चलिए, काम कीजिए। तनाव छोड़िए और मुस्कुराइए। समाज से जुड़िए, अकेले मत रहिए। हर दिन को एक उपहार समझिए, क्योंकि दीर्घायु कोई सपना नहीं, वह एक शैली है, जीने की शैली। अध्याय 4, छोटे आनंद और लयबद्ध जीवन। दिन को संतुलन से जिएं। कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह, ताजे फूलों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और एक कप गर्म चाय। कोई भागदौड़ नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ लय और शांति। ओकिनावा के बुजुर्गों का जीवन कुछ ऐसा ही होता है, हर क्षण में आनंद, हर कार्य में लय। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे छोटे सुख और नियमित जीवन शैली दीर्घायु और मानसिक संतुलन का आधार बनते हैं। ओकिनावा के लोग कहते हैं, यदि आप छोटे छोटे आनंदों को महसूस करना सीख लें, तो जीवन कभी भारी नहीं लगता। दिनचर्या की बात करें तो वे लोग बहुत ही साधारण लेकिन नियमित जीवन जीते हैं। हर दिन लगभग एक ही समय पर जागना, भोजन करना, विश्राम करना, यह लय उनके शरीर और दिमाग को स्थिरता देती है। वे अपने समय को महत्व देते हैं, लेकिन घड़ी की सुइयों के गुलाम नहीं होते। उनके लिए हर कार्य का समय तय है, लेकिन वह समय प्राकृतिक लय पर आधारित होता है, न कि सामाजिक दबाव पर। छोटे छोटे आनंदों का क्या अर्थ है? इसका मतलब है,
उन पलों को गहराई से जीना जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे की हंसी, हवा में बही किसी फूल की महक, गर्म धूप में बैठकर चाय की चुस्की लेना, अपने पालतू जानवर के साथ खेलना या किसी पुराने दोस्त के साथ की गई बातचीत। ओकिनावा के लोग इन पलों में ही सच्ची खुशी पाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब वे वहां लोगों से मिले तो उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति व्यस्त नहीं था, लेकिन सभी कार्यशील थे। वे ध्यान से खाना बनाते, बागवानी करते, हस्तशिल्प तैयार करते और इन सब कामों को पूरी माइंडफुलनेस के साथ करते थे। यानी उनका हर कार्य, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, उनके लिए एक ध्यान मेडिटेशन बन जाता है। एक महिला जिनकी उम्र 98 साल थी, हर सुबह अपनी खिड़की के पास बैठती और सिर्फ आसमान को देखती। जब लेखक ने पूछा, आप वहाँ क्या करती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं देखती हूँ कि आज आकाश किस रंग का है। हर दिन कुछ नया होता है। इस सरल लेकिन गहरे उत्तर में छिपा है जीवन का दर्शन। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सुख बड़े लक्ष्यों में नहीं छिपा होता, बल्कि वह हमारी दिनचर्या की छोटी छोटी आदतों में होता है। जापानी लोग इसे इचिगो इचिए कहते हैं, यानी हर पल एकमात्र अवसर है, एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं। यही सोच उन्हें हर क्षण को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देती है। तनाव और भागदौड़ की दुनिया में यह दर्शन एक संजीवनी जैसा है। आज हम मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया और शेड्यूल से इतने उलझ चुके हैं कि हमें लगता है अगर हम व्यस्त नहीं हैं तो हम सफल नहीं हैं। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, व्यस्तता बुद्धिमत्ता नहीं होती, संतुलन और आनंद ही असली सफलता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी दिनचर्या को लयबद्ध और आनंदपूर्ण बनाते हैं तो हमारा शरीर होमियोस्टेसिस की अवस्था में आ जाता है, यानी वह खुद को संतुलित करता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होती है। आप भी अपने जीवन में छोटे सुखों को महसूस करने के लिए कर सकते हैं ये आसान प्रयास। सुबह उठते ही 5 मिनट आंखें बंद कर आभार प्रकट करें। दिन में कम से कम एक बार चाय या कॉफी पीते समय मोबाइल को एक ओर रखें और सिर्फ उस पल का आनंद लें। अपने कार्यों को जल्दी जल्दी करने की बजाय धीरे धीरे और ध्यान से करें। दिन में एक बार खुले आसमान की ओर देखें और मुस्कुराएं। रात को सोने से पहले दिन भर की 3 छोटी छोटी अच्छी बातों को सोचें। ये सब सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन यही छोटे प्रयास जीवन को बदल सकते हैं। यही लय, यही सरलता, यही माइंडफुलनेस एक लंबे, शांत और खुशहाल जीवन का आधार है। तो याद रखिए, भागदौड़ नहीं, संतुलन चाहिए। बड़ी खुशियां नहीं, छोटे छोटे सुख चाहिए। हर पल को जीना है, क्योंकि वह दोबारा नहीं आएगा। यही है इकिगाई का मूल मंत्र। अध्याय 5, अभ्यास और प्रवाह की शक्ति, फ्लो में जीना सीखें। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप कोई काम कर रहे हों और समय का पता ही न चले? जैसे आप किसी और ही दुनिया में हो, जहां सिर्फ आप और आपका काम हो। न कोई चिंता, न कोई रुकावट, बस एक निरंतर प्रवाह। यही है फ्लो की स्थिति, यानी ऐसा मनोवैज्ञानिक अनुभव जब हम पूरी तरह से किसी गतिविधि में लीन होते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि फ्लो यानी प्रवाह की अवस्था न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि जीवन में सच्चा आनंद भी वहीं से आता है। जापान में ओकिनावा के निवासी अपने काम को बोझ नहीं मानते। चाहे वह बागवानी हो, कढ़ाई, खाना बनाना या मछली पकड़ना, वे हर काम को पूरी तन्मयता और आनंद के साथ करते हैं। फ्लो में आने के लिए सबसे जरूरी बात है अभ्यास, यानी उस गतिविधि में निरंतर लगे रहना जिसे आप पसंद करते हैं, जिसमें आप अच्छे बनना चाहते हैं। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं
तो हमारा मस्तिष्क उसके प्रति कुशल होता जाता है और धीरे धीरे हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वह कार्य बोझ नहीं लगता, वह ध्यान जैसा लगता है। मनोविज्ञानी मिहाइल चिक्सेंटमिहाई ने फ्लो के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। वे कहते हैं, जब किसी कार्य की चुनौती आपकी क्षमता के बराबर हो तब फ्लो की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी यदि काम बहुत कठिन है तो हम तनाव में आ जाते हैं। अगर काम बहुत आसान है तो हम बोर हो जाते हैं। लेकिन जब चुनौती और कौशल का संतुलन हो तब जो स्थिति आती है वही है फ्लो। तो जापानी लोग क्या करते हैं? वे ऐसे काम चुनते हैं जो उन्हें पसंद हो, लेकिन जिनमें वे धीरे धीरे बेहतर भी बनते जाएं। वे रोज उस काम में थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं। यही कारण है कि वे 90 की उम्र में भी पूरी एकाग्रता और ऊर्जा के साथ कार्यरत रहते हैं। लेखक एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो लकड़ी की गुड़िया बनाते हैं। वह व्यक्ति 92 वर्ष का है, लेकिन जब वह अपना काम करता है तो उसका चेहरा चमकने लगता है, हाथों में कंपन नहीं होता और उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी आ जाती है। यही है फ्लो। फ्लो में आने के लाभ: मन की एकाग्रता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होते हैं, समय का बोध मिट जाता है, आत्मसंतोष की भावना मिलती है, जीवन में उद्देश्य और आनंद आता है। अब सवाल उठता है, हम कैसे अपने जीवन में फ्लो की स्थिति ला सकते हैं? एक, वह काम खोजिए जो आपको अंदर से अच्छा लगे। वह कुछ भी हो सकता है, लेखन, चित्रकला, संगीत, कढ़ाई, वीडियो बनाना, गार्डनिंग, खाना बनाना, कोई भी रचनात्मक कार्य। जो भी चीज आपको समय का एहसास भुला दे वही है आपका फ्लो। 2, उस काम के लिए एक निश्चित समय तय कीजिए। जैसे रोज सुबह 6 से 7 सिर्फ अपने पसंदीदा काम के लिए रखें। उस 1 घंटे में आप न फोन उठाएं, न कोई रुकावट आने दें। यह आपका फ्लो टाइम होना चाहिए। 3, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, लेकिन छोटे। यदि आप लिखना चाहते हैं तो शुरुआत में 500 शब्द रोज लिखें। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो एक छोटा स्केच से शुरू करें। लक्ष्य इतना होना चाहिए कि आप उसे पूरा कर सकें, लेकिन इतना चुनौतीपूर्ण हो कि आपको प्रेरणा भी मिले। 4, माइंडफुलनेस और एकाग्रता का अभ्यास करें। जब आप अपने कार्य में लगे हों तो बस उसी में लगें, कोई और बात दिमाग में न लाएं। 5, बाहरी बाधाओं को हटाइए। फ्लो के लिए जरूरी है कि आप विचलनों से दूर रहें। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब उस 1 घंटे में बंद रखें। लेखक कहते हैं, हम तब तक जीवित हैं जब तक हमारा दिमाग किसी कार्य में लीन है। यानी जीवन का असली रस उसी में है जब हम कुछ रचनात्मक, अर्थपूर्ण और आनंददायक कर रहे हों। यही है इकिगाई का आधार और फ्लो उसकी सबसे शक्तिशाली स्थिति है। ओकिनावा के लोग भले ही दुनिया से कटा हुआ जीवन जीते हों, लेकिन उनका हर दिन पूर्ण होता है। उनके पास फ्लो है, उनके पास अभ्यास है, उनके पास आनंद है। और यही कारण है कि वे इतने शांत, संतुलित और दीर्घायु हैं। तो आप भी अपने दिन का एक हिस्सा फ्लो के लिए समर्पित कीजिए और देखिए कि आपका जीवन किस तरह गहराई से बदलता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे आहार और जीवन शैली के जरिए दीर्घायु संभव होती है। अध्याय 6, स्वस्थ शरीर के लिए भोजन और जीवन शैली। क्या आप जानते हैं कि दीर्घायु का सबसे बड़ा रहस्य आपकी थाली में छिपा है? हाँ, हमारी रोजमर्रा की खानपान की आदतें ही तय करती हैं कि हम लंबा, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी पाएंगे या नहीं। इस अध्याय में लेखक हेक्टोर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स जापानी जीवन शैली की उन गहराइयों को उजागर करते हैं
जो न केवल शरीर को स्वस्थ बनाए रखती हैं, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलन देती हैं। ओकिनावा का भोजन कम लेकिन संतुलित। जापान के ओकिनावा द्वीप में, जहां 100 से अधिक वर्ष जीने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां की भोजन पद्धति एक रहस्य से कम नहीं है। वहां के लोग हारा हाचिबो नामक सिद्धांत को अपनाते हैं, जिसका अर्थ है अपनी भूख का केवल 80% हिस्सा भरिए, यानी पेट भर जाने से पहले ही खाना रोक देना। यह आदत न केवल मोटापे से बचाती है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाती है और शरीर को हल्का बनाए रखती है। लेकिन वे क्या खाते हैं? बहुत सारी सब्जियां, खासकर शकरकंद, कद्दू, पालक, मूली, सोया आधारित उत्पाद जैसे टोफू और मिसो, समुद्री शैवाल, सीवीड, जिसमें खनिज और विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, बहुत कम मात्रा में मांस और मछली, बहुत कम प्रोसेस्ड फूड या तले हुए भोजन। हरी चाय एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, यह चाय शरीर को डिटॉक्स करती है। मीठा, हाँ, लेकिन प्राकृतिक रूप में। ओकिनावन लोग फलों को मिठास का स्रोत मानते हैं, जैसे पपीता, केला, तरबूज। वे परिष्कृत चीनी से दूर रहते हैं। अब जरा सोचिए, जब शरीर में ज्यादा भोजन न हो, पेट साफ हो और हर दिन संतुलित खुराक मिले, तो क्या आप बीमार पड़ेंगे? शायद ही कभी। धीरे धीरे खाइए, ध्यान से खाइए। जापानी संस्कृति में भोजन एक अनुष्ठान की तरह होता है। वे भोजन करते समय टीवी नहीं देखते, मोबाइल नहीं चलाते और न ही हड़बड़ी करते हैं। वे एक एक निवाला ध्यान से चबाते हैं, ताकि पाचन बेहतर हो और मस्तिष्क को समय पर संकेत मिले कि पेट भर गया है। फास्ट फूड कल्चर बनाम जापानी आहार संस्कृति। आज की दुनिया में लोग जल्दी में रहते हैं, दौड़ते हुए खाते हैं, झटपट फास्ट फूड लेते हैं, प्रोसेस्ड भोजन खाते हैं, जो स्वादिष्ट तो लगता है, लेकिन शरीर के लिए जहर जैसा होता है। इसके विपरीत जापानी लोग अपने भोजन को एक कला की तरह पेश करते हैं, सुंदरता, सादगी और पोषण से भरपूर। कुछ जरूरी आदतें जो लेखक सुझाते हैं। 1. सुबह हल्का, दोपहर भरपूर, रात हल्का भोजन करें। 2. पानी पीना न भूलें, लेकिन भोजन के तुरंत बाद नहीं। 3. नियमित रूप से सब्जियों और फल का सेवन करें। 4. मीठा बहुत कम, और अगर ले तो प्राकृतिक रूप में। 5. भोजन के साथ मन की उपस्थिति रखें, यानी माइंडफुल ईटिंग। भोजन के साथ साथ जीवन शैली भी जरूरी है। ओकिनावा के लोग न सिर्फ अच्छा खाते हैं, बल्कि उनकी जीवन शैली भी बेहद सक्रिय और सरल होती है। वे हर दिन थोड़ा चलना पसंद करते हैं, बागवानी करते हैं, फर्श पर बैठते हैं, खुद ही घर का काम करते हैं। योग, ताई ची, हल्के व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करते हैं। वे सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। सादा जीवन, उच्च सोच। जापानी लोग दिखावे में विश्वास नहीं करते। उनका खाना, घर, कपड़े, सब कुछ सादगी भरा होता है, लेकिन उसमें गहराई और गरिमा होती है। यही सादगी जीवन को हल्का बनाती है। नशा मुक्त जीवन। ओकिनावा के लोग शराब, धूम्रपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। उनका शरीर शुद्ध रहता है और यही कारण है कि उनके रोग प्रतिरोधक तंत्र, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होते हैं। नियमित समय पर सोना और उठना। वे रात में जल्दी सोते हैं और सूर्योदय से पहले उठते हैं। उनका शरीर प्रकृति की लय में चलता है। यही जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। तो इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा को पोषण देने का माध्यम है। अगर आप खाने को आदर देंगे, तो वह आपको दीर्घायु और ऊर्जा देगा।
सादा खाइए, समय पर खाइए और दिल से खाइए। प्रोसेस्ड तला हुआ मीठा कम कीजिए और फलों, सब्जियों, दालों को अपनाइए। अंत में लेखक कहते हैं, दीर्घायु कोई चमत्कार नहीं बल्कि हर दिन के छोटे छोटे चुनावों का परिणाम है। तो आज से ही अपनी थाली को संतुलित बनाइए और देखिए कि आपका शरीर और मन कितनी सुंदरता से खिल उठते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे जीवन के उद्देश्य और इकिगाई को खोजने की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए। अध्याय 7, जीवन का उद्देश्य और उसका अनुसरण कैसे करें। यह अध्याय हमें जीवन के असली उद्देश्य को खोजने और उसे प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। लेखक का मानना है कि हर व्यक्ति का जीवन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए है और जब हम उस उद्देश्य को पहचानते हैं और उस दिशा में काम करते हैं तो जीवन में संतोष और खुशी मिलती है। इकिगाई का विचार। इकिगाई शब्द जापान से लिया गया है और इसका अर्थ है जीवन का उद्देश्य या जीवन का कारण। जब हम अपना इकिगाई ढूंढते हैं तो हमारे पास न केवल एक कारण होता है जीने का, बल्कि हम उस उद्देश्य के लिए अपना जीवन जीते हैं। 4 मुख्य घटक। इकिगाई के 4 मुख्य घटक होते हैं। 1. क्या आप अच्छा करते हैं? पैशन। 2. क्या दुनिया को इसकी जरूरत है? मिशन। 3. क्या आप इसके लिए पैसे कमा सकते हैं? वोकेशन। 4. क्या आपको इसे करने से संतोष मिलता है? प्रोफेशन। इन्हें मिलाकर आपको एक मजबूत और स्थिर इकिगाई मिलता है। जब ये 4 घटक एक साथ काम करते हैं तो जीवन में पूर्णता और संतोष आता है। इकिगाई को खोजने का तरीका। इकिगाई को खोजने के लिए आपको पहले अपने आप से यह सवाल करना होगा, क्या मुझे जीवन में सबसे अधिक प्रेरित करता है? यह एक बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। इकिगाई खोजने का एक तरीका यह भी है कि आप अपनी रुचियों, कौशल और दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखें। कई लोग जीवन में केवल पारंपरिक कामकाजी जीवन के साथ संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक वे अपने असली उद्देश्य को नहीं पहचानते। इकिगाई को ढूंढने का कोई खास समय नहीं है। यह एक यात्रा है और कभी कभी हमें अपने उद्देश्य को खोजने में वर्षों लग सकते हैं। लेकिन यदि आप इस यात्रा में सही दिशा में कदम उठाते हैं तो आपको संतुष्टि और शांति जरूर मिलेगी। प्रेरणा का महत्व। हमारे जीवन में प्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेरणा हमें दिन भर सक्रिय रहने, काम करने और अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए उत्साहित करती है। बिना प्रेरणा के जीवन में कोई दिशा नहीं होती और हर दिन एक संघर्ष सा लगता है। प्रेरणा को कैसे बनाए रखें? 1. अपने छोटे उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। 2. अपने दैनिक जीवन में लचीलापन रखें। यह मानसिक शांति और उत्साह बनाए रखता है। 3. समय समय पर विश्राम लें। विश्राम से आपकी ऊर्जा फिर से भर जाती है और आप अपनी यात्रा में और अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेते हैं तो जीवन को एक नया दृष्टिकोण मिलता है। इकिगाई के साथ आप काम करते हुए भी खुश रहते हैं और जब आप अपनी रुचियों को अपनी पेशेवर दुनिया से जोड़ते हैं तो संतोष मिलता है। लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहते हैं और उस दिशा में लगातार काम करते रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जीवन का उद्देश्य केवल संतोष ही नहीं बल्कि खुशियां भी प्रदान करता है। इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है?
जीवन का असली उद्देश्य पहचानना और उसी दिशा में काम करना हमें खुशी और संतोष देता है। इकिगाई को खोजने के लिए हमें अपने कौशल, रुचियों और दुनिया की जरूरतों का मिलाजुला ध्यान रखना होगा। प्रेरणा को बनाए रखना और लक्ष्य की ओर समर्पित रहना जीवन में सफलता और संतुलन लाता है। अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इकिगाई के अभ्यास को जीवन में कैसे पूरी तरह से अपनाया जाए। अध्याय 8, इकिगाई का अभ्यास, अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना। इकिगाई का अभ्यास जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह न केवल मानसिक शांति बल्कि शारीरिक और भावनात्मक संतुलन को भी बढ़ाता है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि कैसे हम इकिगाई को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाकर संतोष और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। इकिगाई को अपनाना एक यात्रा है और यह यात्रा हमें एक स्थिर, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। इकिगाई को अपनाने के 10 कदम। इकिगाई को अपने जीवन में अपनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम होते हैं। यह कदम हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो हमारे जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाता है। 1. स्वस्थ दिनचर्या अपनाना। इकिगाई का पहला कदम है अपने शरीर और मानसिक स्थिति को ठीक रखना। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। एक स्वस्थ दिनचर्या न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाती है बल्कि यह आपके मन को शांत और आत्मविश्वास से भर देती है। यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। 2. साधारणता में खुशी ढूंढना। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और संतोष के लिए हमें बहुत बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे पल जैसे दोस्तों के साथ समय बिताना, परिवार के साथ एक अच्छा दिन बिताना या अपनी पसंदीदा गतिविधि करना हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान कर सकते हैं। 3. अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना। इकिगाई का अभ्यास तब तक पूरी तरह से नहीं हो सकता जब तक हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध न हों। जब हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं तब जीवन में स्थिरता और संतोष आता है। यह प्रतिबद्धता हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करती है और हमें रोजाना प्रेरित करती है। 4. समय का प्रबंधन। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समय का सही प्रबंधन करना है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं और उसे अपने उद्देश्य की दिशा में लगाते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और समृद्ध महसूस करते हैं। यह न केवल हमारे कामकाजी जीवन को संतुलित करता है बल्कि हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी सुधार लाता है। 5. दूसरों के साथ संबंध बनाना। इकिगाई का अभ्यास जीवन में सकारात्मक संबंधों की स्थापना को बढ़ावा देता है। जब हम अपने रिश्तों को सजीव और सकारात्मक बनाते हैं तो हमें जीवन में संतोष और खुशियां मिलती हैं। अच्छे रिश्ते न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं बल्कि यह हमें प्रेरणा और समर्थन भी प्रदान करते हैं। 6. आपके कार्य से प्यार करना। एक महत्वपूर्ण तरीका जिससे हम इकिगाई को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना सकते हैं वह है अपने काम से प्यार करना। जब हम अपने काम में आत्मसंतुष्टि पाते हैं और इसे अपने उद्देश्य से जोड़ते हैं तो हमारा काम बोझ नहीं लगता। इसके बजाय वह हमारी खुशी और उद्देश्य का हिस्सा बन जाता है। 7. धैर्य और निरंतरता। इकिगाई के मार्ग में धैर्य और निरंतरता का अत्यधिक महत्व है। कोई भी उद्देश्य तभी हासिल होता है जब हम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती लेकिन निरंतर प्रयास और धैर्य हमें हमारे उद्देश्य के करीब लाते हैं। 8. आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना। इकिगाई का एक हिस्सा आध्यात्मिक संतुलन भी है।
यह हमें अपने भीतर शांति और सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ध्यान और आत्ममंथन जैसी प्रथाएं हमें जीवन के बड़े उद्देश्यों की ओर मार्गदर्शन करती हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती हैं। 9 खुशी और संतोष का अनुभव करना। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि खुश रहने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह अंदर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं और उसे पूरा करने की दिशा में काम करते हैं, तब हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। 10 ध्यान और आत्म साक्षात्कार। इकिगाई का अभ्यास आत्म साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। आत्म साक्षात्कार से हमें जीवन के प्रति गहरी समझ और सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इकिगाई का अभ्यास हमारे जीवन में बदलाव लाता है। इकिगाई का अभ्यास न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देता है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो हमें न केवल संतोष मिलता है, बल्कि हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और खुशी महसूस करते हैं। इकिगाई का अभ्यास हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को आसान, सुखमय और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। इस अध्याय से क्या सीखें? इकिगाई के अभ्यास से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। यह हमें अपने समय, संबंधों और कार्यों के प्रति एक नई दृष्टि देता है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और साधारण चीजों में खुशी ढूंढते हैं, तो हमें जीवन में खुशी मिलती है। इकिगाई के अभ्यास से जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य मिलता है, जो न केवल हमें खुशी देता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इकिगाई से जीवन में अधिक सकारात्मकता और उद्देश्य ला सकते हैं। अध्याय 9 इकिगाई के व्यावहारिक प्रभाव, जीवन को नई दिशा देना। इकिगाई एक दर्शन से कहीं अधिक है। यह एक व्यावहारिक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी में संतुलन, उद्देश्य और खुशी ला सकते हैं। इस अध्याय में हम इकिगाई के वास्तविक जीवन पर होने वाले प्रभावों को समझेंगे और यह देखेंगे कि कैसे यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। इकिगाई के प्रभावों को समझना। इकिगाई का अभ्यास केवल मानसिक शांति और संतुलन को ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह हमारी शारीरिक सेहत, मानसिक स्थिति, कार्यक्षमता और रिश्तों को भी सुधारने में मदद करता है। जब हम अपनी जिंदगी में इकिगाई को पूरी तरह से लागू करते हैं, तो हम न केवल बेहतर व्यक्ति बनते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्थिति। इकिगाई हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखते हैं और अपने शरीर का सही तरीके से ख्याल रखते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सुखद और संतुलित होता है। इकिगाई के अभ्यास से हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा मिलती है। 2 सकारात्मकता और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। इकिगाई हमें अपने जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य पहचानने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह हमें अपने कार्यों और विचारों में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। जब हम किसी उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा हर कार्य अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनता है। इससे हमारे जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है, जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
3. समय और ऊर्जा का सही उपयोग। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि समय और ऊर्जा का सही उपयोग ही हमारी सफलता और संतोष का कारण है। हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करके और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। जब हम अपने समय का प्रबंधन सही तरीके से करते हैं और उसे अपने उद्देश्य के अनुरूप लगाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं। इससे न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बेहतर होता है, बल्कि हमारी पेशेवर जिंदगी भी अधिक फलदायी होती है। 4. भावनात्मक संतुलन और शांति। इकिगाई के अभ्यास से हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करने की क्षमता मिलती है। जब हम अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो हम तनाव, चिंता और नकारात्मकता से मुक्त होते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है, जो हमारे जीवन में अधिक खुशी और संतोष लाता है। 5. समाज में योगदान और सकारात्मक रिश्ते। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें समाज में अपने योगदान को महसूस करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा में काम करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण करते हैं। यह हमें दूसरों के साथ अच्छे और सकारात्मक रिश्ते बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अच्छे रिश्ते हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करते हैं, और यह समाज में हमारे योगदान को और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। 6. आध्यात्मिक वृद्धि और आत्मनिर्भरता। इकिगाई का अभ्यास हमें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। यह हमें अपने अंदर की आवाज सुनने, अपने उद्देश्य को पहचानने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक वृद्धि से हम अपने जीवन को एक गहरी समझ के साथ जीते हैं, और हम किसी भी चुनौती का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से करते हैं। यह हमें अपने जीवन को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। 7. प्राकृतिक रूप से वृद्धावस्था की ओर बढ़ना। इकिगाई का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें वृद्धावस्था में भी जीवित और सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है। यह हमें शारीरिक रूप से सक्रिय रखने, मानसिक रूप से जागरूक और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखता है। जब हम इकिगाई का अभ्यास करते हैं, तो हमें जीवन की यात्रा को शांतिपूर्वक और संतुलित तरीके से जीने का अवसर मिलता है, जिससे हम अपनी आयु के हर पल का आनंद उठा सकते हैं। इकिगाई को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? अब तक हमने देखा कि इकिगाई के क्या प्रभाव हो सकते हैं और यह हमारे जीवन को किस प्रकार बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे अपनी जीवन शैली में कैसे लाएं? इसके लिए कुछ सरल कदम हैं जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। अपने उद्देश्य को पहचानें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है। वह काम क्या है जो आपको खुशी और संतोष देता है। यह वही काम है जिसे आप जीवन भर करना चाहते हैं। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान और नियमित व्यायाम जरूरी हैं। इससे आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। रिश्तों पर ध्यान दें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और अच्छे रिश्तों का निर्माण करना बेहद महत्वपूर्ण है। यह आपकी मानसिक शांति का आधार बनता है। खुश रहने की कोशिश करें। हर दिन कुछ अच्छा करने और जीवन में छोटे छोटे खुशियों के पल तलाशने की कोशिश करें। संतुलित जीवन जीने की कोशिश करें। अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि आप दोनों क्षेत्रों में संतुष्ट रहें। अंतिम विचार। इकिगाई एक साधारण लेकिन शक्तिशाली विचारधारा है, जो हमें जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती है।
जब हम इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण होता है और हमें उसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए।